कहानी की शुरुआत होती है रात के करीब 3:30 बजे। एक हाई सिक्योरिटी ट्रक लॉस एंजलिस की डोनट्स शॉप के बाहर आकर रुकता है। जैसे ही दो सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर जाते हैं तभी एक कार और एक एसयूवी ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर देती है। इन गाड़ियों से कुछ गुंडे उतरते हैं। सबने बॉडी आर्मर और गैस मास्क पहना हुआ है और हाथों में भारी भरकम गन है। गार्ड्स बाहर निकलते ही उन पर बंदूकें तान दी जाती हैं। ट्रक ड्राइवर तुरंत LAPD को कॉल करके बताता है कि कुछ लोग उन्हें घेर चुके हैं और उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं। तभी एक गार्ड चालाकी से अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा सीधे गोली चला देता है। उसी वक्त दूसरा गुंडा ड्राइवर को भी मार देता है। फिर वो लोग ट्रक का दरवाजा खोलकर दूसरे गार्ड को भी बाहर घसीट लेते हैं। इतनी देर में पुलिस पहुंच जाती है और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस की नॉर्मल गन इनकी असॉल्ट राइफल्स के आगे कुछ नहीं कर पाती। नतीजा 4 पुलिस वाले और एक गुंडा मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग ट्रक लेकर फरार हो जाते हैं और उसे सीधा एक गोदाम में ले जाते हैं। गोदाम पहुंचकर गैंग लीडर रे गुस्से में बॉस को पर बरस पड़ता है क्योंकि उसने गार्ड पर गोली चला दी थी। बाकी लोगों से कहता है कि ट्रक की हालत सुधारनी होगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एंसन पूछता है, तू ठीक है ना? रे जवाब देता है, हमने 4 पुलिस वाले मार गिराए, अब पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी। उधर डिटेक्टिव निक ओब्रायन मौके पर पहुंच चुका है। वो शेरिफ डिपार्टमेंट के अफसरों से बात करता है जो उस मरे हुए गुंडे की लाश के पास खड़े हैं। सबको यह समझ नहीं आता कि आखिर गुंडे खाली ट्रक लेकर क्यों भागे। निक बोलता है, पक्का इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। सड़क के दूसरी तरफ से बॉस को पूरी मीटिंग की फोटो खींच रहा होता है। बाद में वो तस्वीरें रे को दिखाता है और निक की फोटो पर उंगली रखते हुए कहता है, ये है इस केस का इंचार्ज। रे समझाता है, ये निक है, मेजर क्राइम्स डिवीजन का हेड। अब ये हमारी पीछे पड़ जाएगा। और तभी सामने आता है डैनी, जिसने पिछली रात ट्रक चलाया था। निक की तस्वीर देकर बॉस को वहीं से निकल गया। निक और उसकी टीम केस की गहरी तलाशी में लग गए। कुछ ही देर में उनकी सोच आलीस हो गई। ये अंदर का ही काम दिख रहा है, वरना कौन जानता कि ट्रक रात 3:30 पर यहीं आएगा। शक तुरंत रे की तरफ गया, जो 8 महीने पहले पैरोल पर छूटा था। डैनी रात में बार में काम करता था। उसी रात फेडरल रिजर्व का एक बंदा अपनी आईडी यहाँ भूल गया थी। डैनी ने वो आईडी कैश रजिस्टर में डाल दी और फिर मैक के पास गया और मैक रे की गैंग का एक खिलाड़ी था। उसी बार में निक भी बैठा था। निक ने डैनी से कैजुअली बातें की, पर डैनी बोला, भाई यहाँ कौन आता है कौन नहीं पता नहीं। क्रिमिनल भी आते हैं, पुलिस वाले भी, सब आते हैं, ये बार सबके लिए है। डैनी ने सीधी सी बात कही और निक ने जैसे माना ले लिया। शिफ्ट खत्म होते ही जब डैनी बाहर निकलकर गाड़ी चला रहा था, निक ने उसकी गाड़ी का शीशा खटखटा दिया और पलक झपकते ही डैनी को बेहोश कर दिया। जब डैनी की आंख खुली तो वो किसी अनजानी जगह पर पड़ा मिला। कमरे से बाहर निकला तो निक की पूरी टीम और 4 औरतें खड़ी थीं। निक ने एक CCTV की फोटो निकालकर दिखाई। फोटो में डैनी और रे साथ में दिख रहे थे। डिटेक्टिव गस ने कड़ा लहजा अपनाया, तेरा पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। गाड़ी चुराने का केस, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें और स्ट्रीट पर तूने सबसे तेज ड्राइव का भी चालान खिंचवाया है। एक और बड़ी गलती और तू फिर जेल की हवा खाएगा। डैनी घबरा कर समझाने लगा, सर मैं बस ड्राइवर हूँ, इसे बस 1-2 बार मिली थी, ऑपरेशन के बारे में कुछ पता नहीं। निक ने डैनी से कहा, हमारे साथ कांटेक्ट में रहना और जब मैं फोन करूंगा तो उठाना, समझा? वरना मैं खुद उठाऊंगा। उधर रे की गैंग ने LAPD को पीछे छोड़कर फेडरल रिजर्व बैंक पर निगाह लगाई हुई थी। रे बोला, यही एक ऐसा बैंक है जहां अब तक चोरी कभी सक्सेसफुल नहीं हुई। वो आगे समझाता है कि बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट है कि पेमेंट बार चोरी की कोशिश हुई लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ, इसलिए ही वो लोग इसे टारगेट कर रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली कि रे, एंसन, डैनी और बॉस्को सब रिटायर्ड मरीन कमांडो हैं। ऑफिसर लोग पिछले 10 साल की सारी चोरी पतासियों की जांच में जुट गए। निक ने सबको बताया कि जब रे जेल में था तब बड़े लेवल की कोई चोरी नहीं हुई, यानी रे के जाने पर बड़ी चोरी की गुत्थी खुल सकती है। गैंग वापस उसी गोदाम पहुंची। रे सबको बैंक के रोजमर्रा के रूटीन के बारे में समझाने लगा। यहाँ पुराने फटे नोट या काम के नहीं आने वाले बिल्स डेटाबेस से हटा दिए जाते हैं। 4-5 बजे के बीच नोटों को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और वो कचरा एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठाती है। वह पैसे गिनने वाले कमरे में रोज कम से कम $30 मिलियन आते हैं। प्लान ये है, नोट कटने से पहले वहाँ पहुँचना तो कम से कम 30 मिलियन मिलेंगे जो किसी के भी नहीं होंगे। हम किसी इंसान से चोरी नहीं कर रहे। रे ठहर ठहर कर कहता है। डोनी अब एक चाइनीज फूड डिलीवरी वाली नौकरी कर रहा था, वही जहां बैंक के एम्प्लॉइज रोज ऑर्डर करते थे। डोनी 2 बैग लेकर बैंक में घुसा। सिक्योरिटी ने उसे एंटर करने दिया और वह अंदर पहुंचा। एक बैग उसने कैफेटेरिया में बैठी औरतों को दे दिया। दूसरा बैग लेकर वो वॉशरूम में गया और उसे ऊपर वेंटिलेटर होल में छुपा दिया। रात में रे और गैंग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि अचानक पुलिस पहुंच गई। निक सीधे रे की टेबल की तरफ बढ़ा और डोनी की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही वो बंदा है जिसे मैंने जिम में देखा था। वापस गोदाम आकर रे ने सीधे डोनी पर शक जता दिया, कहीं तू पुलिस वाला तो नहीं? डैनी ने हाँ करके माना, पर रे ने गन तान ली और दोबारा पूछा कि निक को तू कैसे जानता है? डोनी ने सादा साफ बता दिया कि निक ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे सब कुछ मालूम है। इसके बाद डैनी ने रे से मिलना भी बंद कर दिया था। रे ने थोड़ी देर सोचा और फिर भरोसा कर लिया। उसने डैनी से कहा कि निक तक एक मैसेज पहुंचा दे, चोरी इस फ्राइडे वाली है। डैनी
डोनी और निक की मुलाकात एक सूट वाली दुकान में हुई, जहां निक ने पूछा कि तुम लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे। डोनी ने बात बदलते हुए बस उसी चोरी की तारीख बता दी। ये फ्राइडे को होने वाली है, पर कहाँ पर, वो डैनी को भी नहीं पता था। निक अब उस क्लब में पहुंच गया जहाँ रे की गर्लफ्रेंड काम करती थी। शो देखते देखते वो लड़की स्टेज से उतरकर निक के पास आई और कान में कुछ बोली, फिर दोनों उसके घर चले गए। अगली सुबह जब रे वहाँ पहुंचा तो उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग रूम से भागते हुए आई और अंदर से निक शर्टलेस निकल कर बाहर आया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और दोनों की नजरें टेबल पर रखी बंदूक पर पड़ी। निक ने आंख से इशारा किया, बंदूक उठा ले। रे हंसने जैसा कुछ नहीं हुआ। उसने शांत होकर निक के सामने से होकर बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। निक ने फिर अपनी गाड़ी में बैठकर टीम को कॉल किया। चोरी की अगली लोकेशन वही थी जो उसे रे की गर्लफ्रेंड ने बता दी थी। बाद में रे की गर्लफ्रेंड ने रे से कहा कि जिस बात को तुमने कहा था मैंने कर दिया। आखिरकार चोरी का दिन आ गया। पुलिस और FBI बैंक के बाहर चौकसी लगाए हुए थे। एक वैन पार्किंग में रुकी और रे की गैंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मास्क और असॉल्ट राइफल्स लेकर दाखिल हुई। बैंक में घुसते ही उन्होंने CCTV पर फायर किया और सबको जमीन पर बैठने का हुक्म दे दिया। सबके फोन छीन लिए गए, हाथ बेझूल कर बांध दिए गए और सिरों पर बैग फंसा दिए गए। रे ने बैंक मैनेजर से कहा, तुम पुलिस को कॉल करो और बोलो हमें $30 मिलियन की फिरौती चाहिए और एक हेलीकॉप्टर जिसमें पूरा फ्यूल भरा हो, वरना हर एक घंटे में हम एक हॉस्टेज को मार देंगे। साथ ही उसने चेतावनी दी कि अगर कोई पुलिस यहाँ घुसने की कोशिश करेगा तो सबकी जान जाएगी। बहुत जल्दी पुलिस और FBI बाहर आ गए। बैंक के अंदर ही एक फोन बजा। रे ने उठाया और सीधे पूछा, जो मांगा गया था वो मिलेगा या नहीं? बाहर वाले ने कहा कि वे काम कर रहे हैं। रे ने सख्त आवाज में कहा कि बिना पैसों के फोन करने के लिए तुमने एक आदमी को मरवा दिया था। तभी किसी ने पीछे खींचकर एक आदमी को बाहर ले जाया और गोली चलने की आवाज गूंजी। निक ने दोबारा फोन किया और इस बार मैनेजर ने फोन उठाया। मैनेजर ने कहा, एक आदमी पहले ही मर चुका है। जितनी बार तुम लोग फोन करोगे उतने ही लोग मरेंगे। अगला फोन तभी करना जब तुम्हारे पास उतने पैसे का इंतजाम हो गया हो जितना तुम मांग रहे हो। ऑफिसर ने पूछा कि क्या वे 90 मिनट इंतजार कर सकते हैं? रे ने हामी भरी और मैनेजर ने मैसेज आगे फेंक दिया। बाहरी पुलिस बैंक का मैप देकर प्लान बना रही थी। तभी अंदर से धमाका हुआ और पुलिस समझ गई कि चोरों ने तिजोरी तोड़ दी है। निक ने मैप पर कुछ देखा और टोनी से पूछा, ये क्या लाइन है? टोनी बोला कि एक सीवेज लाइन है जो अब शायद बंद कर दी गई है। निक को सीवेज में जाने का एक रास्ता दिखा और उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने कहा, हमें अंदर जाना होगा। निक ने लोहे की रोड उठाई और बैंक का मेन दरवाजा तोड़कर खोलना शुरू कर दिया। अंदर जाकर उसने बंधकों से पूछा, सब ठीक हो? पर वहाँ कोई भी चोर नजर नहीं आया। निक और उसकी टीम बैंक के पीछे निकले जहाँ उस होस्टेज को ले जाकर दिखाया गया था कि उसे मार दिया गया। बाद में पता चला कि वो भी नाटक था। लड़की जिंदा थी। जल्द ही उन्हें एक खड्डा मिला जो सीवेज लाइन से जुड़ा था, यानी चोर वहीं से भागे थे। निक बिना देर किए सीवेज हेल में घुस पड़ा और उनका पीछा करने लगा। उसी वक्त मैक बैंक में खुद को एलमिड सिक्योरिटी का ऑफिसर बताकर कॉल कर रहा था, हमारा ट्रक बस 2 मिनट दूर है, अभी आता ही होगा, गेट खुलवा देना। रे और एंसन ने गार्ड्स के कपड़े पहनकर पहले से चुराए हुए ट्रक को डिलीवरी लेने भेज दिया था। उन्होंने ट्रक पर पेंट करवा दिया था और थोड़ा डिजाइन बदल दिया था ताकि बिल्कुल लेजिट लगे। रे और एंसन ट्रक लेकर बैंक के सिक्योरिटी गेट पर रुक गए और अपनी ID दिखा दी। ID बिल्कुल असली जैसी दिख रही थी। उन्हें फोन पर बता दिया गया था कि ट्रक आ रहा है, इसलिए गार्ड ने ज्यादा शक नहीं किया और अंदर घुसने दिया। दोनों ने ट्रक के पीछे से 2 बक्से निकाले जो नोटों से भरे थे और उन्हें पैसे गिनने वाले फ्लोर पर पहुंचाया। पैसे गिनने वालों ने इन टब्स को $100 के नोट गिनने वाले कमरे में डाल दिया। रे और एंसन वेटिंग रूम में चले गए। बॉस को बैंक के नीचे वाली सुरंग में था। रे ने रेडियो पर बताया कि डोनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। बॉस्को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया और बैंक की बिजली अचानक धीमी पड़ गई। इससे नोट काटने वाली मशीन बंद हो गई और गिनती वाले कमरे की कैमरे और मोशन सेंसर भी डाउन हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने काउंटिंग स्टाफ से कहा कि सिस्टम कुछ देर के लिए ऑफ रहेगा, ब्रेक ले लो। जैसे ही काउंटिंग वाले और पुलिस वहां से बाहर निकले, रे ने डैनी को रेडियो पर बता दिया, अब कर, वहाँ कोई नहीं है। डैनी खुद एक बक्से के अंदर छिपा हुआ था। डैनी बक्से से निकलते ही चारों तरफ $100 के नोटों की गड्डियां नजर आईं। वो बाहर आया, कुछ गिटियां नीचे गिर गईं। उसने फट से लौटाकर सब अंदर कर दिया। वहीं कैफेटेरिया में रोज चाइनीज ऑर्डर करने वाली औरत ने रेस्टोरेंट में फोन किया। मैक ने फोन उठाया और चाइनीज एक्सेंट में बोल दिया, हाँ खाना आ रहा है। बैंक के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी ने देखा कि कैमरे और मोशन सेंसर डाउन है। एक गार्ड ने दूसरे से कहा, जल्दी से सारे बक्से गिन लो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सिक्योरिटी ने कैफेटेरिया में बैठे काउंटर्स को बुलाया। डैनी उस वक्त काउंटिंग रूम की मेज के नीचे छुपा हुआ था। मशीन में कटने वाले नोटों को ब्लैक जिपर बैग में भरकर कचरा डब्बों में फेंक रहा था। सिक्योरिटी वाले वापस आए। रे ने डैनी को भागने का सिग्नल भेजा। डैनी ने एयर वेंट का ढक्कन हटाया, अंदर घुसा और उसे फिर से बंद कर दिया। रेडियो पर उसने बताया, वेंट में हूँ। रे ने ब्रूनो को लाइट चालू करने का सिग्नल दिया। लाइट ऑन होते ही सब अपने अपने रोल में लौट आए। डैनी वेंट से निकलकर बाथरूम के वेंट शाफ्ट तक पहुंचा। वहां छुपा हुआ खाना उठा लिया और उसी एक्सेस कार्ड की मदद से बिल्डिंग में घूमते हुए उस औरत को खाना दे आया, फिर बिल्डिंग से निकल गया। दूसरी तरफ
उसके कुछ दोस्त कचरा उठाने वाली एक कंपनी के ट्रकों में बैठे थे। दोनों ट्रक अलग अलग दिखने वाले थे पर एक ही मोड़ पर काम कर रहे थे। ये सब प्लान के मुताबिक हुआ। दोनों ट्रक एक चौराहे पर रुके और सिर हिलाकर एक दूसरे को सिग्नल दिया। बेसमेंट में एलेक्सी ने कचरा खुद की गाड़ी में लाद लिया। रे और एंसन अपना सिक्योरिटी ट्रक लेकर बैंक से बाहर आए। ब्रूनो ने कचरा ट्रक को पीछे से रोका। रे ने आगे से रोक दिया। ब्रूनो ड्राइवर को नीचे उतरवाकर बंदूक दिखाकर ट्रक कब्जा करवा लिया और खुद उसमें बैठ गया। बाकी गैंग फॉलो कर चली। निक पूरे शहर में रे और गैंग की खोज में था। उसने डैनी को रास्ते में देखा और गाड़ी रोक दी। मैक दूर से देख रहा था कि पुलिस ने डैनी को अपने ट्रक में बैठा लिया। निक और साथियों ने डैनी को पकड़कर जबरदस्ती पूछा, रे और बाकी लोग कहाँ हैं? हार मानते हुए डैनी ने आखिरकार लोकेशन बता दी। रे और गैंग उस वक्त डंप साइट पर थे। मैक ने रे को फोन करके कहा कि डैनी पकड़ा गया है। रे ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ फोन काट दिया। उसने एंसन से कहा कि डॉनी और मैक पुलिस के हाथ लग चुके हैं और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े। उसी दौरान निक को रे की गाड़ी दिखी और वो तुरंत उसका पीछा करने लगा। ट्रैफिक से भरे हाईवे पर निक उसकी गाड़ी के पीछे लग गया और रेडियो पर डिटेक्टिव मर्फ और बराचो को पूरी लोकेशन बता दी। रे ने शीशे में देखा तो पीछे कम से कम 20 पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थीं। इधर गस ने डॉनी को हथकड़ियों में जकड़ दिया और टोनी निक के साथ वहां से निकल गया। मर्फ और बराचो भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए। जैसे ही पुलिस करीब आई, रे एंसन और बॉस को अपने ट्रक से कूदे और रे ने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलियों की बौछार से माहौल दहल गया। एक पुलिसकर्मी मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और देखते ही देखते सड़क पर जंग का मंजर बन गया। गोलियां गाड़ियों के शीशे चीरती हुई निकल रही थीं। बॉस्को की गर्दन पर गोली लगी और वह गिर पड़ा। गुस्से में रे ने पलटकर एक पुलिस वाले के घुटने पर निशाना साधा। फिर वो और एंसन भागते हुए सड़क पार करने लगे, लेकिन पुलिस उनके बिल्कुल पीछे थी। तभी एक गोली ने एंसन को ढेर कर दिया। रे किसी तरह एक गली में घुसा पर निक उसके पीछे पीछे था। निक की गोली से रे बुरी तरह घायल हो गया। दर्द से कराहते हुए भी रे ने अपनी बंदूक रीलोड की और लड़खड़ाते कदमों से निक की ओर बढ़ा। निक ने भी बंदूक भरी और सीधे रे की छाती में गोली दाग दी। रे जमीन पर गिर पड़ा। रेंगते हुए वह एक कार के पीछे छुपा और जैकेट से एक खाली मैगजीन निकाली। उसके पास अब गोलियां नहीं बची थीं। फिर भी वह खड़ा हुआ और खाली बंदूक निक की ओर तान दी। मजबूरी में निक ने एक और गोली चलाई और रे वहीं खत्म हो गया। जब निक अपनी गाड़ी के पास लौटा तो डैनी वहां से गायब था। निक और गस ने रे की गाड़ी खंगाली तो काले बैग मिले जिनमें सिर्फ कटे फटे नोट थे, असली पैसे नहीं। निक उस बार में पहुंचा जहां डॉनी काम करता था। मालिक ने बताया डॉनी तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़कर चला गया। तभी निक की नजर दीवार पर लगी फुटबॉल टीम की तस्वीर पर पड़ी जिसमें डॉनी अपने दोस्तों संग बैठा था। बाहर निकला तो सामने ही बैंक दिखा और उसे समझ आ गया इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, डॉनी ही है। अंतिम सीन में दिखता है कि डैनी लंदन के एक बार में बार टेंडर की नौकरी कर रहा है। उसके वही दोस्त जिन्होंने कूड़े वाले ट्रक का पूरा प्लान बनाया था उसके साथ बैठे हैं। असली पैसों से भरा ट्रक पनामा भेजा जा चुका है और अब डैनी लंदन में एक नई चोरी की तैयारी कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।